नमस्कार बच्चों, मैं हूं निशा आज आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जी हाँ, ये क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग इसके बारे में इत्मीनान से सब कुछ जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 वीडियोस अपलोड होंगे। एक ही बार में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार में लेंदी हो जाएगा और फिर ज्यादा देर तक पढ़ने में फिर हम बोर हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्लियर करेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर एकदम आसानी से एकदम स्टोरी की तरह आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। आपको दोबारा इसके लिए बुक उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर क्लियर हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वैल्यूएबल से वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करते रहें जिससे आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि क्रांति क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन, बदलाव। अब हमें बदलाव की जरूरत क्यों होती है? बदलाव की जरूरत अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे हिसाब से सारी चीजें चल रही है, स्थिति एकदम हमारे अनुकूल है, तब क्या हम चाहेंगे कि बदलाव हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जब भी स्थितियां हमारे प्रतिकूल होंगी, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तब हम क्या चाहेंगे कि नहीं, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है फ्रांस की। फ्रांस में भी चीजें ठीक नहीं रहती हैं, लोगों के प्रति मतलब अन्याय होता है, तो लोग वहां चाहते हैं कि बदलाव हो। तो वहां भी क्रांति की शुरुआत होती है और बिल्कुल यहीं से पूरे विश्व में इस चीज का विस्तार हुआ है। अगर आप लोग सुबह सुबह उठे और ये खबर मिले कि मोदी सरकार ने भारत के सभी नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया है, तब आप क्या करेंगे? बौखला से जाएंगे। मतलब अपने जान की मोह तो सबको होती है, सब अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कानून पारित होता है, हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, जब कोई कानून पारित होता है और लोग उसके पक्ष में नहीं रहते, मतलब लोगों को लगता है कि ये हमारे अहित के लिए है, हमारे हित में नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? लोग रोड पे आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके प्रति मतलब असहमति प्रकट करते हैं, सरकार के प्रति नारेबाजी करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है 14 जुलाई, ध्यान में रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा ईयरफोन लगा के। 14 जुलाई 1789 की बात है। फ्रांस के पेरिस नगर की ये कहानी है। एकदम सुबह सुबह वहां आतंक का माहौल था। किसी ने अफवाह फैलाई थी कि सम्राट ने जनता पे, नागरिकों पर, सेनाओं को गोली चलाने का आदेश दिया है, जिससे पूरी जनता में बौखलाहट मच गई और सभी लोग, लगभग 7,000 औरत और मर्द रोड पर इकट्ठे हो गए और जनसेना का गठन किया और सभी लोग आक्रोश में बासिल किले की तरफ चल पड़े। अब ये बासिल किला क्या है बताते हैं। बासिल किला वो किला है जहां कैदियों को कैद करके रखा जाता था। वो राजा की निरंकुशता का प्रतीक है। राजा जो था उस समय का वहां बहुत ही क्रूर था, बहुत ही निरंकुश था, लोग उससे बहुत ही बेहद घृणा करते थे और इस वजह से वो किला जो था, बासिल किला, लोगों के लिए घृणा का केंद्र था। लोग किला की तरफ चल पड़े और किला में तोड़फोड़ मचाई। जितने भी कैदी थे, वहां लगभग 7 कैदी थे, तो कैदियों को छुड़वा लिया गया और जो कमांडर था उसको मारा गया। मतलब एकदम तूफान सा मच गया, अफरा तफरी सा मच गया। इस बीच इस कहानी का परिणाम ये हुआ कि राजा को फांसी दी गई। मतलब परिणाम बता रही मैं, और ये स्टोरी बीच की है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्टोरी जो है वो बीच की है। और ये आप जानेंगे कि इस जो ये घटना हुई, शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा किसी राजा को फांसी हुई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसलिए फ्रांस की। तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि राजा को फांसी देनी पड़ी और ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये सारी चीजें जानने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रांस की कहानी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, उत्तरार्ध मतलब कि 1772, 73, 74, 75 इस तरह के समय में फ्रांसीसी समाज कैसा था? 1774 में बुर्गो राजवंश का लुई शोरावा राजगद्दी पर आसीन हुआ। देखिए, बुर्गो राजवंश के लुई शोरावा 1774 पे राजगद्दी पर आसीन हुआ, मतलब राजगद्दी को संभाला उन्होंने 1774 में। अब लुई शोरावा कौन थे? जैसे एक ही वंश के जब राजा आते हैं तो लुई प्रथम, द्वितीय, तृतीय करते करते ये लुई शोरावा थे। और जब ये राजा बने थे तो इनकी उम्र महज 20 साल थी। इनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। देखिएगा, नोट्स में इसको जरूर रखिएगा। इनकी शादी जो हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इनके शासनकाल में राजकोष एकदम खाली था। अब क्यों खाली था? ये दो चीजों का परिणाम था। पहले तो ये विश्व युद्धों का परिणाम था, जो अनेक देशों से युद्ध हो रहा था, मतलब अन्य देशों से फ्रांस युद्ध करता था, तो उस युद्धों का परिणाम था, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे खर्चे होते हैं। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी फिजूल खर्ची थी।
सेना को लेकर, सेना के रखरखाव में, राज दरबार के, राजा की शान शौकत, राजमहल की शान शौकत को बनाए रखने में बहुत सारी फिजूल खर्ची थी। इन सब का जो खर्च था, जिसकी वजह से राजकोष खाली था। अब विश्व युद्ध की क्या कहानी है, युद्ध की क्या कहानी है, मैं ये बता देती हूँ। देशों से युद्ध कैसे करते थे। एक औपनिवेशिक काल चला था, कॉलोनिज्म, जब एक देश, एक अमीर देश दूसरे देश को क्या करता था, गुलाम बनाता था। तो उस दौर में जब ब्रिटेन चला था, तो ब्रिटेन जब भारत आया था तो फ्रांस भी आया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, फ्रांस भी आया था। और जबकि ब्रिटेन ने फ्रांस को टिकने नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका में भी ब्रिटेन भी गया था, फ्रांस भी गया था, अन्य भी देश गए थे, लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांस को टिकने नहीं दिया। तो फ्रांस को इस बात की मतलब मन में शत्रुता था। अब सोचिए कि एक काम है, दो लोग हैं और दोनों लोग खाना चाहते हैं, तो जो मजबूत है वो लड़के आम ले लिया और जो कमजोर है वो तो नहीं लिया ना। तो जो नहीं लिया है उसके मन में तो दुश्मनी का भाव है ना, जो ले चुका है। बिल्कुल यही भाव था फ्रांस के अंदर ब्रिटेन को लेकर। तब फ्रांस ने कहा, होता है ना कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, जब मुझे नहीं मिला तो फिर तुम्हें भी नहीं। जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी ब्रिटेन से, तो फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और ब्रिटेन से उसको आजाद करवाया, जिसमें लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था। लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है, 1794 में ये चेंज भी हुई थी, बताएंगे कि क्यों हो गई थी। 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था और 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही था, ऑलरेडी था। अब क्या हुआ कि जो कर्जदाता थे, जिन्होंने कर्ज दिया था, वो सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब जो राजा है उनकी खोपड़िया उलट पुलट होने लगी, क्योंकि बढ़ते जा रहा है बोझ। और इस वजह से जब बढ़ते गया, तब इनकम के जो सोर्स थे उसको बढ़ाएगा। और इनकम के सोर्स क्या थे, जो कर इकट्ठा होता था, जो टैक्स देते थे नागरिक, उसको दिनों दिन बढ़ाया जाने लगा, जिससे जनता में बहुत ही असंतोष उत्पन्न होने लगा। लोग एकदम परेशान हो गए। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि वहां की जो समाज थी वो 3 वर्गों में विभक्त थी और एक ही वर्ग सिर्फ कर देता था। इसको समझेंगे हम लोग आसानी से, देखिए कैसे समझते हैं। देखिए, जानेंगे कि फ्रांसीसी समाज उस समय कैसा था। फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी में लगभग फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। उस समय समाज जो था वो ये 3 वर्गों में विभक्त था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो प्रथम स्टेट में आते थे चर्च के पादरी वर्ग। चर्च के पादरी वर्ग जो है वो प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, शहर के जो कुलीन वर्ग थे वो द्वितीय स्टेट में आते थे। और तृतीय वर्ग में आते थे किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, व्यापारी, जिसमें बड़े व्यापारी भी होते थे, छोटे व्यापारी भी होते थे। किसान, व्यापारी, मजदूर, वकील, ये सारे लोग जो थे वो तृतीय स्टेट में आते थे। अब इसमें बात यह है कि जो टैक्स देना था वो सिर्फ यही लोग देते थे, टैक्स पे करते थे सिर्फ तृतीय स्टेट के लोग, क्योंकि ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। और इन विशेषाधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन लोगों को कर नहीं देना था, टैक्स नहीं देना था। कर देने से इन लोगों की छुट्टी थी, बल्कि ये लोग कर इकट्ठा करते थे। जो पादरी वर्ग, पहले ही जानते हैं कि पादरी क्या होता है। जैसे हमारे मंदिरों में जो पूजा करते हैं उनको पुजारी कहा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो चर्च में पुजारी होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। तो पादरी और पादरी के पूरे परिवार आ जाते हैं पादरी वर्ग में, और इन लोगों को सरकार को टैक्स नहीं देना था। यहाँ पे ये चीजें थी जिससे ये लोग कर नहीं देते थे, बल्कि ये लोग कर इकट्ठा करते थे। ये लोग तृतीय स्टेट के लोगों से धार्मिक कर इकट्ठा करते थे, धार्मिक कर, जिसको टाइड कहते थे। टाइड नामक कर ये लोग तृतीय स्टेट के लोगों से इकट्ठा करते थे। अब तृतीय स्टेट के लोगों को 2 बार कर देना पड़ता था। पहले तो इनको देते थे, फिर ये एक कर देते थे सरकार को, जिसको कहा जाता है टाइल। टाइल नामक कर ये देते थे सरकार को। सोचिए, गरीबी भी इन्हीं में है। अब कुलीन वर्ग को पहले जान लेते हैं कि कौन है। इनके पास भी संपत्ति है। कुलीन वर्ग वो है जो बहुत ही ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा धनी है, एकदम धनाढ़ है, उनके पास अथाह संपत्ति है, वो है कुलीन वर्ग। अब अगर कोई भी व्यक्ति, तृतीय स्टेट का कोई भी व्यक्ति अगर कुलीन वर्ग में आना चाहता है तो
को बहुत अमीर बनना पड़ेगा, तब वो तृतीय स्टेट में आ सकता है। अब देख रहे हैं आप कि ये भी अमीर, ये भी अमीर, इन लोगों में कुछ बड़े किसान कुछ छोटे किसान हैं और इन्हीं लोगों को कर भी देना है, ये दोनों को कर देना ही नहीं है। मतलब कि पूरी सरकार का जो वित्तीय संसाधन का बोझ है वो यही लोग उठा रहे हैं। अब देखिए, इसमें से भी जो लोग हैं 90% किसान हैं। 90% क्या है? किसान है। तृतीय स्टेट के 90% लोग जो है वो किसान है और इनमें से 60% जो जमीन है वो इनकी नहीं है। मतलब 60% जमीनों की मालिक किसान नहीं है, कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है। 60% जो जमीन है वो कुलीन वर्ग की है, पादरी वर्ग की है, जिसपे ये किसान, छोटे किसान खेती करते हैं। अब इसके बदले ये तृतीय स्टेट के जो लोग हैं जो किसान खेती करते हैं, इनके घरों में आकर काम भी करते हैं, इनकी मदद भी हर काम में करते हैं, इनकी जन सेवा भी करते हैं। देखिए इन लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब अन्याय हो रहा है तो बदलाव तो चाहिए भाई, क्रांति तो होनी चाहिए। तो देखिए कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। अब यहां तक हम लोगों ने जान लिया कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट और फिर कर दे रहा है सिर्फ तृतीय स्टेट, तो स्थिति तो भयावह बनेगी। अब जान लेते हैं जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष क्या था? आर्थिक तंगी आई, कैसे समाज, मतलब जीने की संघर्ष कैसे उत्पन्न हुई, जीवन का संघर्ष। 1779 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। जो जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी वो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। अब जरा सोचिए, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाना का डिमांड बढ़ेगा, और जब खाना का डिमांड बढ़ेगा तो खाना की कीमत बढ़ेगी। अगर आप मार्केट में जाइए और कुछ आपको सब्जी लेना है, जो सब्जी एक ठेले पर है उसकी कीमत हाई रहता है, जो सब्जी 20 ठेले पर है उसकी कीमत लो रहता है। बिल्कुल यही बात है, जब जनसंख्या बढ़ी तो खाना का डिमांड बढ़ा, और खाना का डिमांड बढ़ा तो खाना की कीमत बढ़ गई। देखिए 1789 की बात है, पाव रोटी की कीमत तेजी से बढ़ गई। अब ये पाव रोटी जैसे हमारे यहाँ की खाना है ना, रोटी दाल चावल हम लोग खाते हैं डेली, बिल्कुल वैसे ही फ्रांस की जो डेली की खाना है वो पाव रोटी है। हम लोग भी खाते हैं कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए। तो वहां की जो डेली का खाना है वो पाव रोटी है, और पाव रोटी की कीमत तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि पाव रोटी की डिमांड बढ़ गई। अब देखिए, डिमांड खाना की बढ़ रही है, सॉरी खाना की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जो मजदूर वर्ग थे, जो खेतों में या कारखानों में मजदूरी करके कुछ पैसा कमाते थे, उनकी मजदूरी वो नहीं, जो काम जहां वो करते थे वो मालिक तय करते थे, और कीमत बढ़ती थी, महंगाई बढ़ रहा था, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती थी। लोग एकदम परेशान थे। अब फ्रांस में आ जाती है भूखमरी, जो कि ऐसा फ्रांस में कई बार हुआ है। एक बार भारी, बहुत ही भयावह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब ओले के प्रकोप से सारा फसल नष्ट हो गया। जब ओला पड़ा और सारा फसल बर्बाद हो गया, तभी बहुत ही भारी भूखमरी आई, बहुत से लोग मरे भूख की वजह से, पैदावार एकदम नष्ट हो जाता है। अब स्थितियां एकदम प्रतिकूल हो जाती हैं। तब क्या होता है कि फिर भी तृतीय स्टेट के लोग भी कर देते हैं, इतना परेशान होते हैं वो, इसके बावजूद भी उन्हीं को कर देना है। तब इन तृतीय स्टेट के लोगों में से, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, तृतीय स्टेट के लोगों में से एक नया वर्ग उभरता है जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की उत्पत्ति होती है। अब मध्यम वर्ग क्या है, कौन है? इन्हीं तृतीय स्टेट के लोगों में से कुछ वो लोग हैं जो शिक्षित हैं। अब अगर हम गंवार हैं, बेवकूफ हैं, अशिक्षित हैं, तो हम किसी के अन्याय को बर्दाश्त कर लेते हैं। जब हमें नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे लिए क्या चीजें ठीक है, तो हम किसी का अन्याय बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब हमें मालूम है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब हम जानते हैं कि ये चीजें गलत है और हमारे साथ हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल वही हाल है, क्योंकि वहां कुछ शिक्षित लोग थे जो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका मानना था कि किसी भी विशेष स्थितियों में जन्म लेने से हमारे पास विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, समाज में सभी के पास एकाधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। तो इन लोगों का मानना यही था। इन लोगों ने अपनी असेंबली भी बनाई थी, और इसमें से कुछ लोग तो शिक्षित थे, कुछ वो लोग थे जो रेशमी व्यापार करके, जो समुद्र पारीय व्यापार होती थी, समुद्र से पार जाकर एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करते थे, इस तरह के व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए थे। उन सारे लोग अपना एक कमेटी बनाकर मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई थी, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं। अब यही लोग जब समझ में आ गया कि हम चालाक हैं, तब तो हम विरोध करेंगे, तब हमें समझ में आ जाती है कि हमारे साथ जब अन्याय हो रहा है तब हम विरोध करेंगे। बिल्कुल ये लोग अब यहां से शुरू करते हैं विरोध, अपना गठन करते हैं। यहीं से शुरू होती है क्रांति। क्रांति की शुरुआत जो है वो मध्यम वर्ग से होती है। अब हम लोग क्रांति के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया, एक रिवीजन कर लेते हैं
कि एक देश है फ्रांस, जहाँ की जो समाज है वो 3 वर्गों में विभक्त है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आते हैं पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में आते हैं कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में आते हैं बड़े किसान, छोटे किसान, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मजदूर, वकील, मतलब ये सारे लोग आते हैं तृतीय स्टेट में। इन सभी में से जो टैक्स देने की जिम्मेवारी है वो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों की है। मतलब जो टैक्स पे करते हैं वो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोग पे करते हैं, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग पे नहीं करते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा अमीर है फिर भी। इस वजह से तृतीय स्टेट के जो शिक्षित वर्ग के लोग आ जाते हैं, उनको यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है और वहीं से शुरू होती है क्रांति। अब इसके आगे की वीडियोस हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। आप लोगों को मैं एक बार फिर याद दिला दूं, इससे रिलेटेड हर एक वीडियोस लेक्चर 1, लेक्चर 2 यानी L1, L2, L3 के माध्यम से आपको दिख जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम कॉन्फिडेंटली इस चैप्टर के बारे में एक एक चीज मालूम हो जाए, कुछ भी ना छूटे एग्जाम में, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इससे रिलेटेड हर एक वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।